फिलोसफिकल काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या? फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वो जिंदगी की खूबसूरती को बताने की कला है। फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जिंदगी को गहराई में आपको एहसास दिलाने की कला है कि जीवन जिया कैसे जाता है। कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जन्म लेते हैं, खास करके साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स? एक वोल्टेयर करके एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, और अगर भगवान है ही नहीं तो अपना भगवान बना लीजिए। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जब भी उसके अंदर से क्लैरिटी खत्म होगी, जब भी उसमें फजीनेस आएगी, कंफ्यूजन आएगा, तभी सारी प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति चाहे चारवाक में विश्वास करे या वेदांत में विश्वास करे या जैन में या बुद्ध में, लेकिन जो भी वो विश्वास कर रहा है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो पूरा पश्चिम का मनोविज्ञान है वो IQ और अधिक से अधिक EQ तक सेटल्ड है। भारतीय दर्शन बेसिकली इसको चैलेंज करता है। बेसिकली अगर हम इस बात को समझ लें कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज फाइंडिंग द मीनिंग इन योर लाइफ। वो जो वाई है, वो जो पर्पस है हमारा, जो मीनिंगफुलनेस हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए, जो इनिशियल क्लैरिटी है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फिलोसफी। कभी कभी फिलोसॉफिकल नाम सुनने से ये दर्शकों के मन में आ जाता होगा कि ये कोई भगवान और स्पिरिचुअलिटी, ऐसा एकदम नहीं है। मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलती हूँ कि एक धर्म बनाएंगे हम और उसका नाम रखेंगे इक्वानिमिटी। गीता में कृष्ण जो डायलॉग करते हैं, अर्जुन तो साइकोलॉजिकल डिलेमा में है। कृष्ण ने कहा कि इस आदमी के अंदर केवल साइकोलॉजिकल डिलेमा ही नहीं है, एक अटैचमेंट ही इसको ग्रिप में नहीं लिया है, बट इसके अंदर नैरो आइडेंटिटीज भी हैं, और यहीं के यहीं इनको अगर हमने काउंसलिंग नहीं दी तो फिर ये आदमी बाहर जाके यही करेगा, बिकॉज ही इज अ हीरो ऑफ द सोसाइटी। अंततः जो खुशी है वो बाहरी चीज़ों से कभी मिलती ही नहीं, वो आपके अंदर की क्लैरिटी से मिलती है। जी, जो लोग सोच लेते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, एक्चुअली वो सोच बहुत गड़बड़ है। सब कुछ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड टीचर, फिलोसोफर एंड अ फ्रेंड हमारे साथ है डॉक्टर आदित्य गुप्ता। ही इज अ प्रोफेसर इन Delhi University, many PhD students under him, and most importantly, the kind of clarity जो एक व्यक्ति को philosophical clarity जीवन में चाहिए होती है, मुझे लगता है ये उनके पास है। और इसीलिए आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, philosophical counseling। आपने बहुत बार सुना होगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश में मेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, और कई बार जब हम मेंटल इश्यूज कहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा ना, तब तक वो मेंटल इशू नहीं है। जैसे कि मेंटल इश्यूज में लोग डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया या ये सारी जो बड़ी बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स, इन्हीं को ही मेंटल इशू समझते हैं। लेकिन असलियत में जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, ये सब भी हमारे डेली के जीवन से जुड़े हुए कुछ मेंटल इश्यूज हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश करते ही हैं। ये उनका एक तरीका है ट्रीट करने का पेशेंट्स को। लेकिन उसी तरीके से जैसे जो साइकोलॉजी है, जो हमारे मन के विचार हैं, वो कहाँ से पनपते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे वैल्यू सिस्टम से जुड़े होते हैं। और जो बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम्स, मॉरल्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है फिलॉसफी से। सो फिलोसफिकल काउंसलिंग मीन्स रूट कॉज को ठीक करना, ताकि बिहेवियर और बाकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं। सो वेरी वेलकम डॉक्टर आदित्य फॉर आवर फर्स्ट सेशन ऑन फिलोसफिकल काउंसलिंग। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि फिलोसफिकल काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या? देखिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में तो हमने सबने सुना। हमारे सिम्टम्स को देखकर अगर कोई हमको समस्या है, मानसिक तनाव है या परिवार में समस्या है, तो कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी देना शुरू करती है, हमारा माइंड को सिम्टम्स देना शुरू करता है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलर का काम है कि उन सिम्टम्स को पहचान कर कुछ ऐसी बातें बताना जिससे वो सिम्टम्स खत्म होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन वो एक तरह से ऊपरी इलाज है।
फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एक तरह से उस समस्या की गहराई में जाने का, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको कहें कि आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन्स दर्द करने लगेंगे। डॉक्टर क्या कर सकते हैं कि एक आपको दर्द की दवा दे सकते हैं, और दर्द की दवा देके वो दर्द खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि दर्द खत्म हुआ, लेकिन कल फिर दर्द होगा, क्योंकि आपने मूल समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आपने कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी पूरी नहीं की। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वो उस रूट पर जाने की प्रक्रिया है, बिकॉज हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, एक साइकोलॉजी में एक शब्द है एटीट्यूड। एटीट्यूड का उनका जो मॉडल होता है वो CAB मॉडल होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। तो जो हमारा बिहेवियर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट से। फिलोसॉफिकल काउंसलिंग उस कॉग्निटिव एस्पेक्ट को चेंज करने की एक विधा है। उसको कैसे, चूंकि हमारे, जैसे आपने कहा कि बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, इनको अगर चेंज कर पाए, इनको ठीक कर पाए, तो नीचे से ठीक होता जाएगा। तो वो फूल, तो अगर नीचे की जड़ अच्छी होंगी तो फूल अच्छे खिलेंगे। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग ऐसे वैल्यू बेस्ड लाइफ रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने की एक कला है, जो गहराई से जाकर उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करती है, आपको चेंज करने की कोशिश करती है। एक नया जीवन खूबसूरत है, लेकिन कैसे पता चलेगा जीवन खूबसूरत है अगर उसको गहराई से नहीं जान पाएंगे। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एक ऐसी विधा है। यानी कि अगर हम, मतलब जो मुझे समझ में आता है कि हमारे जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि कॉग्निशन, जो कैब मॉडल है, तो वो तो साइकोलॉजिकल का पार्ट हो गया, साइकोलॉजी का पार्ट हो गया, लेकिन कॉग्निटिव सिस्टम कहाँ से आ रहा है? कॉग्निटिव सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम से आ रहा है, हमारे वैल्यू कॉन्ट्रडिक्शन से आ रहा है। राइट। तो इसका एग्जाम्पल एक बार मैंने मतलब मैं अक्सर जब सोचती हूँ कि कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जन्म लेते हैं, खास करके साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जैसे अगर हो सकता है कि एक व्यक्ति ये मानता हो कि भगवान है और वो पाप कर रहा है ना, उसे लगता है कि झूठ बोलना पाप है, और अगर उसने झूठ बोला, झूठ क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरी फिलॉसफी में भी विश्वास कर रहा है जो उसने अपने आसपास देखी है, कि झूठ बोल के शायद पैसा कमाया जाता है या कुछ उसे बेनिफिट होगा। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब उसने झूठ बोला, एक तरफ तो मटेरियलिज्म के इन्फ्लुएंस में उसने झूठ बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी फिलॉसफी कहती है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये जो दो पर्सनालिटीज या दो फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग उस एक व्यक्ति के अंदर हैं, तो ये अब आपस में भिड़ेंगी, और जब ये भिड़ेंगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी, और वही बाद में जाके एक मेंटल इशू के रूप में बाहर आता है। जी जी, देखिए, जैसा आपने कहा, ये सच है कि हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीफ सिस्टम, जहाँ से ये हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी प्रभावित करते हैं, और इसी आधार पर हमारी जितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने भगवान का उदाहरण दिया। अगर कोई भगवान में विश्वास करता है, वो दो तरीके से भगवान में विश्वास कर सकता है। एक तो साइकोलॉजिकल सेटअप, चूंकि सभी लोग मंदिर जा रहे हैं, सभी लोग मस्जिद जा रहे हैं, सभी लोग चर्च जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। और कई बार ऐसा होता भी है कि हम मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर साइकोलॉजिकली अच्छा फील करते हैं, लेकिन जैसे ही उस मंदिर के सेटअप से बाहर आते हैं और हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, हम 2 मिनट में भगवान भूल जाते हैं। अगर वो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के थ्रू या गहराई से भगवान को मानेगा, तो फिर डर किस बात का? फिर तो जीवन भी उसके हाथ में, मृत्यु भी उसके हाथ में, फिर हम समर्पण वाले भाव में पहुंच जाएंगे। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जब ईश्वर को मानते हैं और एक सामान्य व्यक्ति ईश्वर को मानता है, तो बहुत आसानी से इस साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझा जा सकता है। हाँ। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाला व्यक्ति हार जाएगा। भगवान को मानने के बाद भी उसमें हो सकता है कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या छोटी आइडेंटिटीज को वो फॉलो करेगा। मंदिर में जाके भगवान का समर्पण, लेकिन घर में आके कास्टिज्म, घर में आके कम्युनलिज्म, घर में आके सर्वेंट से अच्छा व्यवहार न करना। भगवान कहाँ चला गया? या कोई परेशानी आ गई तो भूल गए। किसी नेता के बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी मेले में गई थी और उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने घर से सारी स्टैच्यू
बाहर फेंक दी। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पर भगवान को मानने की बात है। जो फिलोसॉफिकल लेवल पर, डीप लेवल पर भगवान को मानेगा, अगर मानेगा, वो बिलीफ सिस्टम जड़ से बैठ गया, तो दुख कैसा, सुख कैसा, न सुख में अभिमान, न दुख में परेशानी। तो वो एक अंदर जाके चेंज करने की एक प्रक्रिया है। एक वोल्टेयर करके एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, और अगर भगवान है ही नहीं तो अपना भगवान बना लीजिए। भगवान इसलिए जरूरी नहीं है कि भगवान है, भगवान इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सरेंडर कर सके, आप समर्पण कर सके, आपके अंदर बिलीफ डेवलप हो सके कि हमारे साथ कोई है। तो टेम्पल्स, उन्होंने कहा कि टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, दीज आर रिक्वायर्ड साइकोलॉजिकली एंड फिलोसॉफिकली मोर देन एग्जिस्टेंशियली। तो ये जो डीप से लेके चेंज करने की बात है, अब आपके अंदर अगर इतना अखंड विश्वास है कि जैसे भारतीय दर्शन में एक वेदांत दर्शन है, जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं, और ऐसा ही मिलता जुलता हुआ बौद्ध दर्शन का महायान दर्शन है। तो वो कहते हैं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक अद्वैत, नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, जिसको उन्होंने ब्रह्म कहा, उन्होंने आलय विज्ञान का। अगर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसा अखंड विश्वास आ जाए कि वी आर नॉन डिफरेंट, तो हमारे बिहेवियर में कंपटीशन कैसे आएगी, हमारे बिहेवियर में परेशानी कैसे आएगी, सारी बुरी बातें हट जाएंगी। राइट। जितनी बुरी बातें हैं, तो वो एक तरह से, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, मनुष्य के मन को अंदर ले जाने की वो विधा है। तो उस आधार पर हम बहुत गहराई में जाते हैं, और गहराई से उठ के मनुष्य की जितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बेसिकली एक बात जो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बेहतर है, गहराई से है, वो ये है कि आपको जो भी बाहर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको जो भी समस्या दिखाई दे रही है, वो समस्या आपके अंदर के कुछ रीजन से है। जब तक आपने उन रीजंस को दूर नहीं किया, आपकी बिलीफ्स गड़बड़ हो सकते हैं, आपकी विचारधारा, हो सकता है समाज के कारण ऐसी विचारधारा गड़बड़ पैदा कर ली हो और उसके आधार पर आपके सिम्टम्स गड़बड़ हो गए हों। तो उस विचारधारा को, उस बिलीफ सिस्टम को, उस वैल्यू सिस्टम को चेंज करने की विधा है ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग। एक्चुअली क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मन के अंदर, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जब भी उसके अंदर से क्लैरिटी खत्म होगी, जब भी उसमें फजीनेस आएगी, कंफ्यूजन आएगा, तभी सारी प्रॉब्लम है। तो कोई व्यक्ति चाहे चारवाक में विश्वास करे या वेदांत में विश्वास करे या जैन में या बुद्ध में या क्रिश्चियनिटी में विश्वास करे, लेकिन जो भी वो विश्वास कर रहा है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट, है ना। तो इट इज़ लाइक कि किसी एक फिलॉसफी की यूनिकनेस यही है कि जहाँ साइकोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश होती है, कि जहाँ पर जो बिहेवियर कोई व्यक्ति कर रहा है उसके अंदर कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल किसने डिफाइन किया? सोसाइटी ने डिफाइन कर दिया कि इस तरीके का व्यवहार नॉर्मल है, और जो भी व्यक्ति इस व्यवहार से थोड़ा सा भी डेविएट कर रहा है वो एबनॉर्मल है। और अब सारी कोशिश साइकोलॉजी में होती है इस एबनॉर्मल को अलग अलग तरीकों से नॉर्मलाइज लेकर आने की जी। लेकिन जो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग है, जो ये फिलॉसफी है, इसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पे देयर कैन बी मल्टीपल नॉर्मल्स। यहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि साइकोलॉजी एबनॉर्मल को नॉर्मल में लाने की, लेकिन नॉर्मल है क्या? साइकोलॉजी बाहर से स्टैंडर्ड्स उठाता है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। फिलोसफी ये कोशिश करती है कि जैसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स कहते हैं, ऑथेंटिक लाइफ, लाइक आप ओरिजिनलिटी में आपके लिए नॉर्मल होना और मेरे लिए नॉर्मल होना अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। हमारा अंदर का सेटअप, आपका अंदर का सेटअप, आपकी मनोवृत्ति अलग हो सकती है। तो मेरे लिए नॉर्मल होना, आपके लिए नॉर्मल होना अलग अलग होगा। तो वो फिलोसफी एक तरह से, वो जैसे संस्कृत में एक शब्द है विवेक ज्ञान, वेद विज्ञान, तो वो विवेक हमको देता है, वो इंटेलिजेंस हमको देता है कि हमारे लिए नॉर्मल होने का तात्पर्य क्या है। वेरी कस्टमाइज्ड, राइट, कस्टमाइज्ड। वो वहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट की कोचिंग देते हैं, उसी कोचिंग में एक मान लीजिए सामान्य व्यक्ति कोचिंग लेने जाता है, और उसी कोचिंग में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कोचिंग लेने गए, टीचर एक ही रहा। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा होगा कि रमाकांत अचरेकर जी के स्टूडेंट सारे इकट्ठे हुए थे, विनोद कांबली जी और सचिन तेंदुलकर जी भी।
अब एक ही टीचर ने टेक्निक सबको एक बताई, वो टेक्निक सबके पास पहुंचाई गई, लेकिन सचिन तेंदुलकर अपनी कला से माहिर बन के आगे बढ़े। टीचर का आशीर्वाद रहा, गुरु का आशीर्वाद रहा, वो आवश्यक था, लेकिन वो यूनिकनेस हो सकता है रमाकांत आचरेकर जी ने पहचानी हो कि इनके पास वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इनको इस विधा में आगे बढ़ाना है। विनोद कांबले जी को इस विधा में आगे बढ़ाना है, प्रवीण आमरे जी को इस विधा में आगे बढ़ाना है। तो फिलॉसफी वो इंडिविजुअलिटी, वो यूनिकनेस देती है कि जिसमें आप अपने लिए नॉर्मल होके दिखाइए, बिकॉज हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति समाज में योगदान दे सकता है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, और उस अद्वितीय नेचर को बाहर लाने की कला आप अपने, बिकॉज हम ईश्वर में विश्वास करें न करें, लेकिन इस बात में तो विश्वास करेंगे ही करेंगे कि जीवन हर कोई एक जैसा नहीं जी सकता। हर एक के पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक के पास अद्वितीय प्रतिभा है। किसी के पास बहुत अच्छा कोई डांसर बन सकता है। एक फिलोसोफर का भी हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हॉलैंड करके एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा कि 6 तरीके की पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। कोई आर्टिस्टिक होता है, कोई इन्वेस्टिगेटिव होता है, कोई सोशल होता है। तो जैसे भारतीय दर्शन में कहते हैं ना कि रजस प्रीडोमिनेंट, तमस प्रीडोमिनेंट, सत्व प्रीडोमिनेंट। तो वो फिलॉसफी आपके नॉर्मल होने को आपके टाइप के हिसाब से पहचान के देती है कि आपका टाइप ये है, तभी आप नॉर्मल रहोगे। जैसे अगर किसी का रजस प्रीडोमिनेंट हो, भारतीय दर्शन में सांख्य फिलॉसफी, आप टीचर हैं दर्शन की, आपको पता होगा कि जिसका रजस प्रीडोमिनेंट होता है वो क्षत्रिय स्वभाव का होता है। अब क्षत्रिय स्वभाव के व्यक्ति को आप टीचर बनने के लिए प्रेरित करिए, वो अच्छा टीचर नहीं बन पाएंगे। या सत्व स्वभाव के व्यक्ति को आप आर्मी में भेजिए, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। वो वहां पे शांत इतना रहेंगे कि लड़ेंगे क्या, वो उनके लिए टेंशन होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ और कह रहा है, लेकिन बाहर वृत्ति दूसरी तरीके की मिल रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेजोल्यूशन होगा, और वहीं से सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। जी, वहीं से सारी साइकोलॉजिकल। एक चीज और इस संदर्भ में आपसे कहना चाहते हैं कि जो पूरा पश्चिम का मनोविज्ञान है वो IQ और अधिक से अधिक EQ तक सेटल्ड है, कि आपकी बुद्धि कैसे कार्य करती है और आपकी इमोशंस कैसे, IQ लेवल और इमोशनल क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट। भारतीय दर्शन बेसिकली इसको चैलेंज करता है। ये कहता है ठीक है, IQ जरूरी है, क्योंकि IQ आपको अंधविश्वासी होने से बचाएगा, IQ आपको सिस्टमेटिक बनाएगा। EQ भी जरूरी है, क्योंकि समाज में मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। अब समाज के नियमों के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से उसे आगे बढ़ना है। अब समाज के नियमों से उनके खुद के इमोशंस जानने हैं, दूसरे के इमोशंस जानने हैं। गोलमैन का जो कॉन्सेप्ट है कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। भारतीय दर्शन कहता है आपकी जो इमोशंस और आपकी जो बुद्धि है, दोनों इंस्ट्रूमेंट, ये निर्णायक नहीं है, ये इनको कौन संचालित करेगा। तो एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, उनका नाम है डाना जोहर। उन्होंने किताब लिखी SQ, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। उन्होंने कहा कि IQ और EQ से काम नहीं चलेगा। वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से प्रभावित है कि IQ और EQ से काम नहीं चलेगा, वो तो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे चीजें चल रही है। हाँ, जब तक वो गाइड करने वाला, जब तक वो, जैसे आप इंस्टीट्यूट को रन करती हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि मैडम है, सबको पता है कि हमारी डायरेक्टर है, जो इसको सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक साक्षी भाव से सबको देख रहे हैं। तो वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो है, डाना जोहर कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट अगर आपने मजबूत नहीं किया, स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मतलब है कि वो चीजें जो हमारे जीवन में वैल्यूज को बताती हैं, वो चीजें जो हमारे जीवन की मीनिंग्स को बताती हैं, पर्पज को बताती हैं। जैसे हर किसी का कुछ न कुछ गोल होता है, हम सब कुछ न कुछ जीवन के गोल लेके बैठते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कल हमको मुंबई जाना है, कुछ मीडियम वाले होते हैं, इंटरमीडिएट इसको कहते हैं कि हमको घर बनाना है, और लेकिन तीसरा गोल होता है जो अल्टीमेट गोल होता है, वो होता है कि आपकी जिंदगी का पर्पज क्या है,
व्हाट आप आए इज द क्यों? पर्पस, आप आए क्यों, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उन बेसिक बेसिक फंडामेंटल एंड अल्टीमेट क्वेश्चंस। एक्चुअली साइंस हमको बीच के आंसर्स देती है, बीच के आंसर देती है। हम आ गए और मृत्यु तक जो भी घटित होगा वो सब साइंस का वो एक, साइंस हाँ, का डोमेन है, वो भी पूरा नहीं है। साइंस की जरूरत है, साइंस जरूरी है, लेकिन साइंस काफी नहीं है। हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर दिए बगैर मनुष्य मनुष्य बन के नहीं जी सकता। जैसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स ने कहा ना कि हम मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होते, हम जानवर के रूप में पैदा होते हैं, अपने कर्म और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से मनुष्य बनते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन कहेगा केवल कर्म और इंटेलिजेंस की वजह से नहीं। आप जब तक उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ना पहचाने, स्पिरिचुअल का मतलब जरूरी नहीं आप ईश्वर में विश्वास करें, गॉड में विश्वास करें, लेकिन स्पिरिचुअल का मतलब है कि आप उस जिसे आप बाहर को ही सिर्फ दुनिया समझते हैं, अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट जहां है। से शांति आती है, जहां से जीवन का पर्पज आता है, जहां से ये भाव आता है जब आप रात्रि को सोएं तो उस समय थैंकफुलनेस आती है, ये बाहर की दुनिया से नहीं आ सकती। एक पश्चिम में एक फिलोसोफर्स हैं हेडोनिज्म जिसको बोलते हैं, तो हेडोनिस्टिक फिलोसोफर्स कहते हैं कि जीवन का पर्पज सुख लेना है। सुख लेना, इंडिया का चारवाक, राइट, इंडिया के चारवाक मान लीजिए। लेकिन उनसे प्रश्न पूछा जाए कि हम सब सुख लेना क्यों चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या है कि वी सीक प्लेजर एंड वी अवॉइड पेन। हम बेसिक्स, हमारे जो बेसिक हमारे इंस्टिंक्ट है, क्यों है। जैसे मान लीजिए एसी चलेगा इस कमरे में तो हमको सुख होगा, ये एक किसी अंदर की चीज की खबर है या यही गोल है? क्योंकि अगर यही गोल होता तो हम जो सुख ले रहे हैं वो हमें परमानेंट सुख की ओर ले जाता। जब तक हम अटैच्ड है सुख से तब तक तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हर सुख के साथ एक दुख जुड़ा हुआ है, हर सुख के साथ, हर अच्छाई के साथ एक बुराई, बाइनरी जुड़ी हुई है। तो भारतीय दर्शन कहता है कि असल में सुख तो एक रिफ्लेक्शन है। जैसे अद्वैत वेदांत कहते हैं ना कि आनंद स्वरूप सच्चिदानंद, आपका आनंद है तो इसलिए बाहर आप सुख तलाशते हैं। ये पश्चिम का दर्शन नहीं उत्तर दे पाएगा, लेकिन सुख से ज्यादा हम शांति की तलाश में। अब वो शांति की तलाश, जीवन में सब कुछ पा लिया, जीवन में आपने सारी चीजें पा ली, खूब पैसा कमा लिया, सब कुछ हासिल कर लिया और मन की शांति ना मिली, और खुशी से अपने कहते हैं कि एक जैसे बुद्ध जब वैशाली की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं मनोरमम जीवनम। किसी क्षण ये ना एहसास हुआ कि लाइफ इज ब्यूटीफुल तो भी जीने का क्या फायदा, तो भी एक जानवर की तरह हम जी के, जैसे भारतीय दर्शन में कहा ना कि ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा तेमर्त लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जब तक हम जीवन के मूल्य अंदर तक नहीं जान जाएंगे तब तक तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, हम उस मृग की तरह हैं जो संसार में, मनुष्य के संसार में मृग की तरह चल रहे हैं। बाहर से आवरण हमारा मनुष्य का है, लेकिन अभी गहराइयां जानी कहाँ। अभी तो ऐसे जानवर के रूप में आए और जानवर के रूप में जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत है जिंदगी अगर जीने की कला आ जाए। फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वो जीने की कला सिखाती है। सो बेसिकली अगर हम इस बात को समझ लें कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज फाइंडिंग द मीनिंग इन योर लाइफ। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम रिलेशनशिप्स में एंटर करते हैं, हम करियर के लिए बहुत सीरियस होते हैं, हम सोसाइटी के अंदर नेम, फेम, मनी, इन सब चीज़ों को परस्यू करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके पीछे का जो मूल कारण है कि आखिर क्यों, है ना। जैसे आपने बताया कि साइंस टेल्स अस हाउ बट इट नेवर टेल्स अस व्हाई। तो वो जो वाई है, वो जो पर्पस है हमारा, जो मीनिंगफुलनेस हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए, और वहाँ पे क्लैरिटी आते ही आपके सारे कामों में, बिहेवियर में, सोच में, माइंडसेट में, सब में क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो जो इनिशियल क्लैरिटी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय फिलॉसफी। जी देखिए, पहले तो थोड़ा सा कभी कभी फिलोसॉफिकल नाम सुनने से ये दर्शकों के मन में आ जाता होगा कि, सुनने वालों के मन में आ जाता होगा कि ये कोई रिलीजियस वाली चीज है, ये कोई भगवान और स्पिरिचुअलिटी। ऐसा एकदम नहीं है, वो हो सकता है लेकिन वो इसका पार्ट, एसेंशियल पार्ट नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में, जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की,
छोटी छोटी चीजों में हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे बिलीव्स गड़बड़ हैं। उन बिलीव्स के आधार पर हम अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं लाइफ के, इस दुनिया में वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस काम कर दे। जैसे कोई आपसे पूछे कि सफलता क्या है, आप कब फील करोगे सफल क्या है, सफल होना क्या है, कब फील करोगे खुशी क्या है, किस पल पे आप कह सकते हो कि जीवन खूबसूरत है, किस पल पे कह सकते हैं कि हम सफल हुए। ये देखने में तो असल में क्या समाज प्रोवाइड कर रहा है आपको आंसर्स, कि ये सक्सेसफुल है। जैसे किसी पार्टी में जाएं, तो किसी पार्टी में जाएं, आपको लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप आईएएस ऑफिसर हो, आप प्रोफेसर हो, आप कलेक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो। कितने लोग उस पार्टी में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती हैं। क्योंकि आप देखिए सोसाइटी ने जो, जैसे एरिक फ्रॉम एक अमेरिकन फिलोसोफर हुआ, उसने 2 मोड्स ऑफ लाइफ का, कि मोड्स ऑफ बीइंग एंड मोड्स ऑफ हैविंग। हमारी सोसाइटी का जो फैशन है, हमारी सोसाइटी के सुख दुख, सफलता असफलता, ये इस बात पर डिपेंड हमने कर दी है कि हैविंग मोड क्या है। आई हैव देयरफॉर आई एग्जिस्ट। जैसे डेकार्ट ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आई एम। बट एरिक फ्रॉम कहते हैं कि सोसाइटी में ये चल रहा है कि वॉट एवर यू हैव, योर एग्जिस्टेंस इज डिसाइडेड बाय दैट। लेकिन वो तो एक पार्ट है। ये जो बीइंग मोड है, एक्चुअली बीइंग मोड मिस हुआ जा रहा है। जैसे ऐसे मान लीजिए, उसी से सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो रही जी जी जी, है ना। जब आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो आप वो सोसाइटी से ले रहे हो, राइट। और असलियत में वो आपको चाहिए भी नहीं। हाँ, हो सकता है चाहिए, वो हो आपको सकता है खुशी क्योंकि दे भी नहीं रहा, दे नहीं सकता, क्योंकि हाँ। आपका वो टेम्परामेंट वैसा नहीं है, आपका बिल्टअप ऐसा नहीं है, आपका नेचर वैसा नहीं है। तो ये बीइंग मोड जो है कि आपके पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सफलता के लिए। आप क्या हो, और वो भी जैसे कोई आपके साथ 10 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के, ऐसा लगे कि हमने किसी से ऐसे बात कर ली, खुशी दे गया, मन खुश हो गया, बाहर की दुनियादारी से कुछ अंदर की बातें ले गया। तो जब तक वो ना आ जाए कोई आपके साथ बैठ के, क्योंकि सामान्यतः बाहर की दुनिया वाले लोग डिमांडिंग होते हैं हमेशा, मतलब एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम किसी से बात भी करते हैं कि आगे चल के क्या हमारा फायदा दे सकता है, या हमें पास्ट में क्या फायदा दे रहे हैं, तो सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन जो ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन सिरेनिटी है, ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन डेप्थ है, उसका एहसास तो सामान्यतः जैसे हम जानवर के साथ बैठते हैं वैसे इंसान के साथ बैठते हैं। भाई इंसान का जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व कॉन्शियसनेस है। अगर इवॉल्व कॉन्शियसनेस है तो उसके पास बैठ के एक जानवर के साथ बैठने से ज्यादा खुशी देना चाहिए। अगर वो ज्यादा खुशी आ रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति में बीइंग मोड एक्टिवेट हो चुका है। ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग या फिलोसफी उस बीइंग मोड को ये कहने की कोशिश है कि बाहर की जितनी बड़ी दुनिया है उससे बड़ी दुनिया अंदर की भी है। तो बाहर की दुनिया का नेगेशन नहीं करता फिलोसफी। वो कहता है कि कभी नहीं, हाँ, जहां से हो सके आनो भद्रा कृतवो यंतविष्यता। वेदों में कहा कि जहां से अच्छे आइडियाज आए, जहां से अच्छी चीजें आए, सबका स्वागत करिए, सबका। लेकिन ध्यान रहे, फिलॉसफी तो मदर है, राइट। वो प्रेरणा देती है सबको, लेकिन अंदर की दुनिया को इग्नोर कर दिया आपने। तो फिर, क्योंकि हम सब लोग एक चीज तो ध्यान रखें कि हम सब विजिटर्स हैं। बाहर की रामलीला 7 दिन की होती है। हमें लगता है कि जो रामलीला भारत में खेली जाती है उसके पीछे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल रीजन ज्यादा है। हर समय आपको हर साल याद दिलाया जाए कि ये जो बाहर की रामलीला है, आपकी जिंदगी भी रामलीला से ज्यादा नहीं है। एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको अपना बेस्ट देना है। जैसे रामलीला में कोई राम जी बने हैं, सीता जी बनी है, कोई रावण बना है, तो उनको अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है। लेकिन रामलीला ओवर होते ही ये भी सोच लेना है, रामलीला के पार्ट बनते ही, कि सब रामलीला ही है, क्योंकि रामलीला का कोई पात्र उसको असल नहीं मानता। अगर असल मान लेगा तो फिर राम जी के, रावण जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, राइट। उसी तरह से रामलीला हमको सिखाती है कि हमारा जीवन भी रामलीला है। वो 70 साल की रामलीला है, यहाँ डिफरेंट रोल्स मिले हुए हैं। तो एक विजिटर के तौर पर, एक रामलीला के तौर पर, कि हमको जो भी प्लेटफॉर्म मिले हैं उसको हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दें। लेकिन मन में एक चीज लगी रहे कि ये सिर्फ रामलीला है, ये रंगमंच है। शेक्सपियर ने कहा कि द वर्ल्ड इज लाइक अ थिएटर।
एक्चुअली थिएटर ही है। हमें लगता है कि शेक्सपियर ने भी भारतीय दर्शन पढ़ा होगा, अदरवाइज पश्चिम में रह के इतनी बड़ी बात कैसे कह गया। तो निश्चित रूप से तो वो रंगमंच वाली बात जो एक एकहार्ट टोल करके एक फिलोसोफर है, अभी किताब लिखी द न्यू अर्थ, द न्यू अर्थ। उसमें वो सच तो ये है कि भारतीय दर्शन की सारी बातें कह रहे हैं भारतीय दर्शन का नाम लिए बगैर। ये गड़बड़ है। डिस्टेंसिंग टैक्टिक्स, एक जो जैसे हम कहें कि इस संसार में आपको रहने की कला सीखनी है तो अच्छे समय में थोड़ा डिस्टेंसिंग करना सीखना होगा। जिसे मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलती हूँ कि एक धर्म बनाएंगे हम और उसका नाम रखेंगे इक्वानिमिटी। तो वही इक्वानिमिटी का कॉन्सेप्ट, चाहे वो बुद्धा में हो, चाहे वो अनेकांतवाद में हो, जैनिज्म में हो, हर जगह वही एक चीज जो कॉमन निकल कर आती है वो तो भारतीय दर्शन का सार है। और भारतीय संदर्भ में फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, आप ये मान लीजिए भले ही शब्द ना रहा हो सकता है कि हमको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में पढ़ने को मिले कि ये अमेरिका में शुरू हुआ, 80s में शुरू हुआ, लेकिन सच तो ये है कि भारत के पास ही अच्छे फिलोसॉफिकल काउंसलर थे। अब गीता में आप सोचिए, हाँ, वही तो क्लैरिटी देते थे कि हम अपना जीवन जीना कैसे है। गीता में कृष्ण जो डायलॉग करते हैं, अर्जुन तो साइकोलॉजिकल डिलेमा में है, वो कहता है कि हम नहीं लड़ेंगे। उसके अंदर कई नैरो आइडेंटिटीज भी हैं। वो एक जगह कहते हैं कि अगर इस पुरुष मारे गए तो स्त्रियां दूषित होंगी, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो सारे के सारे वंश खराब हो जाएंगे, आने वर्ण शंकर होंगे। वो कहीं भी पुरुष के बारे में नहीं कहता। तो कृष्ण ने कहा कि इस आदमी के अंदर केवल साइकोलॉजिकल डिलेमा ही नहीं है, एक अटैचमेंट ही इसको ग्रिप में नहीं लिया है, बट इसके अंदर नैरो आइडेंटिटीज भी हैं। और यहीं की यहीं इनको अगर हमने काउंसलिंग नहीं दी तो फिर ये आदमी बाहर जाके यही करेगा, बिकॉज ही इज अ हीरो ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो कृष्ण भगवान ने करा, दैट इज फिलोसॉफिकल काउंसलिंग। वो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग है, नाम लिए बगैर फिलोसॉफिकल काउंसलिंग है। जो बुद्ध ने कहा, जो महावीर ने कहा, ये सच अर्थों में देखिए, पश्चिम का फिलोसॉफिकल काउंसलिंग और भारत की फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में एक फर्क है। भारत में हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो उच्च चेतना का होगा, हायर चेतना का होगा, वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। वो जब काउंसलिंग देगा तो सामान्य मन के पार जाएगी बात। कृष्ण होते हैं, महावीर होते हैं, बुद्ध होते हैं, गुरु नानक देव जी होते हैं, जब ये कहेंगे बात तो सामान्यता क्यों चली जाती है? क्योंकि उच्च चेतना की होती है। आइंस्टाइन ने कहा ना कि अगर कोई प्रॉब्लम एक स्तर पर है तो उस स्तर से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसके ऊपर के स्तर से आपको करना पड़ेगा। तो ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एक तरह से वो इवॉल्व कॉन्शियसनेस को आपको खबर देने की कोशिश है कि आपकी जिंदगी उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं, खुशी उतनी ही नहीं है जितनी आप समझ लेते हैं, सफलता उतनी ही नहीं है जितनी आप सफलते हैं। इसके पीछे का संसार, इसके अंदर का जो कहते हैं, हिंदी में कहें कि एक लेक है, अंग्रेजी में लेक है, तो वो इतनी गहरी है कि आपने अभी डाइव इन किया ही नहीं है, उसमें आप घुसे ही नहीं। तो उस खूबसूरती को, जिसमें रिलेशनशिप की बात भी होगी, जिसमें मेंटल एंजाइटी की भी बात होगी, डिप्रेशन की भी बात होगी, तो ऐसे में फिलोसॉफिकल काउंसलिंग आने वाले समय में बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। बहुत बड़ा, बहुत क्योंकि बड़ा। आपने बता दिया कि पैसे कैसे कमाने हैं, आपने बता दिया इन्वेस्ट कैसे करना है, आपने बता दिया आईएएस कैसे बनाना है, आपने बता दिया प्रोफेसर कैसे बनाना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया जिंदगी कैसे चलानी है, तो भी क्या फायदा। The meaningfulness of life. शंकराचार्य एक लाइन कहते हैं, ततः किम ततः किम। उन्होंने गुरु अष्टकम में कहा है गुरु के बारे में, लेकिन हम यहाँ कहते हैं ततः किम ततः किम। आपने सब कुछ पा लिया, जीवन के लिए सब कुछ पा लिया, लेकिन जिंदगी जीना ना सीख पाए तो भी का ततः किम ततः किम ततः किम। यानी कि जैसे, यानी हम बहुत बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ, वो जो करना चाहते थे, जो जीना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, उन्होंने पा लिया, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं वो खाली महसूस होते हैं। उनके अंदर ऐसा एक अकेलापन, खालीपन महसूस होता है कि पैसा बहुत है लेकिन खुशी नहीं है। सामान पे सामान खरीदे जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करे जा रहे हैं, नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं कि शायद इससे खुशी मिलेगी, नया गैजेट खरीद रहे हैं कि इससे खुशी मिलेगी, नए रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं कि इससे खुशी मिल जाएगी, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं
नई वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं कि इससे खुशी मिलेगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि अंततः जो खुशी है वो बाहरी चीजों से कभी मिलती ही नहीं, वो आपकी अंदर की क्लैरिटी से मिलती है जी। कि आपकी जो सोच है, आपकी जो जो आप हो असलियत में, क्या आप उसके अकॉर्डिंग जी रहे हो जी। या नहीं जी रहे हो, और जी, इसी को जब सात्रे कहते हैं ऑथेंटिक लाइफ। देखिए, एक एक चीज यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कहना जरूरी है कि जो लोग सोच लेते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, एक्चुअली वो सोच बहुत गड़बड़ है। सब कुछ नहीं है एक्चुअली। यहीं पे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया, तो प्रवचन सुनने के बाद या उस संगत में रहने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ समझ किसको रहे हैं? आपको लगता है कि आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा लोग हैं, गाड़ी है, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये सब कुछ मान क्यों लेते हैं? ये तो वही मानेंगे जो जिन्होंने वो चीजें नहीं जानी। जीवन बहुआयामी है। जीवन का बाहर का एस्पेक्ट आपके पास हो भी जाए, पहली तो बाहर होने के बाद भी सब कुछ कभी नहीं कह सकते। सब कुछ तो कभी, क्योंकि जैसे आपको पता हो कि लक्ष्मी निवास मित्तल जी उस समय एशिया के सबसे बड़े व्यक्ति में उस दौरान थे। उनका स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम वर्ल्ड की केवल 10% या 5% स्टील ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अभी तो बहुत काम करना है। एशिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कह रहा है कि अभी तो बहुत काम करना है, तो फिर क्या लिमिट हो सकती है? एक तो बाहर की चीजों पाके भी आप ये नहीं कह सकते सब कुछ है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पाकर आप ये कह सके कि सब कुछ मिल गया। और जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि इसमें सब कुछ खोकर भी, कुछ भी खोकर आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ खो गया। ये जो खूबसूरती है ना, सब कुछ वाला कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली सब कुछ नहीं, जितना हम जानते हैं उतना मेरे पास है। तो यहाँ पर थोड़ा संशोधन करना जरूरी है कि आप जानते बहुत कम हो, जिंदगी को जानते ही बहुत कम हो। अगर यही क्लैरिटी आ जाए, अगर व्यक्ति को इस अपने बहुआयामी जीवन के बारे में ही क्लैरिटी आ जाए कि किसी एक चीज से ऑब्सेशन, चाहे वो कोई एग्जाम हो, अगर एग्जाम से ऑब्सेशन खत्म हो जाए तो ये बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं, अपना जीवन में डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। जी। वो जो हाउसवाइफ्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो कई बार अपनी सेल्फ वर्थ को उतना नहीं आंक पाती, वो दूसरों की नजर से खुद को देखने लगती हैं, तो वो जितनी भी मेंटल इश्यूज वो फेस करती हैं, सेल्फ वर्थ से इश्यूज, वो खत्म हो जाएंगे। जी। जो मटीरियलिस्टिक टेम्पटेशंस के कारण जो साइकोलॉजिकल इश्यूज पनप रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास ये करियर नहीं है, मेरे पास ये व्यक्ति नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, इसीलिए मेरा जीवन अटका हुआ है, वो कहाँ से सॉल्व होगा? वो यहीं से। जैसे ही आपने इसको समझ लिया कि जीवन कितना वास्ट है। बहुत आपने कहा ना सुसाइड वाला, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और इससे हमें लगता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और फिलोसॉफिकल काउंसलिंग का जो भेद है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा था, तो वो किसी स्त्री के प्रेम में, लड़की के प्रेम में था, तो उसने कुछ विवाद हो गया और उनको लगा कि हमको चीट कर रही है, और तो उसने ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। उनका कि हम अब सुसाइड करके रहेंगे। तो घर वालों ने समझाया कि बोला हमारे प्यार में कमी रह गई क्या? आप देखो ना, एक व्यक्ति के लिए पूरा जीवन खत्म किए दे रहे हो। तो लोगों ने सलाह दी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको एक अच्छा रास्ता दे देंगे। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू जस्ट राइट डाउन पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स। तो नेगेटिव थिंग में तो एक ही कि हमने जिसको प्यार किया, इसके लिए हमने इतना समर्पण किया, वो व्यक्ति ने मेरे को चीट किया, हमें चीट किया है, तो अब जीने का कोई फायदा नहीं। जिसको हमने जीवन मान लिया, उस जीवन ने ही मुझे धोखा दे दिया, तो फिर जीवन जीने का क्या फायदा? अच्छा, और जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि एक साइड नेगेटिव चीजें, एक साइड पॉजिटिव चीजें ज्यादा होती हैं जिंदगी में, हम जो भी आकलन करें। तो उस लड़के ने कहा ये बातें तो हमारे माताजी पिताजी भी कहते रहे, वो भी हमें समझाते रहे कि हमारा प्यार क्या उस लड़की के प्यार से कम है क्या? तो फिर किसी ने कहा कि जाओ किसी फिलोसॉफिकल काउंसलर के पास जाओ। तो फिलोसॉफिकल काउंसलर के पास जाते हैं, तो पहला लेक्चर उनका कि ठीक है हम डायरेक्टली नहीं, लेकिन पहला सेशन व्हाट इज लव पर देंगे कि प्रेम है क्या आखिरकार। तो पहला लेक्चर जब उस बच्चे ने सुना, तो उसको एहसास हुआ कि हमने जो भी किया वो प्रेम नहीं था।
हम जिसे प्रेम समझ बैठे थे वो प्रेम था ही नहीं, वो आकर्षण अटैचमेंट हो था। सकता था, आकर्षण हो सकता था, वो प्रेम था ही नहीं। हमारा समर्पण नहीं था, हमारा वो भाव नहीं था, वो सरेंडर भाव नहीं था उस प्रेम में। उतनी ना तो हमने उनको फ्रीडम दी, प्रेम के नाम पर हमने बंधन क्रिएट किए, प्रेम के नाम पर हमने उनकी पोजेसिवनेस दिखाई, प्रेम के नाम पर हमने उनको जकड़ने की कोशिश की, ओनिंग द अदर पर्सन। ओनरशिप। हाँ। तो उसको एहसास हुआ कि जो हमने प्रेम किया वो प्रेम था नहीं, और अगर प्रेम नहीं था तो फिर हम दूसरे से एक समर्पण की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं। चीटिंग, जब प्रेम ही नहीं था तो प्रेम में चीटिंग नहीं हुई। फिर दूसरा लेक्चर उन फिलोसोफर का था कि इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, व्हाट इज डेथ। उसमें पता चला कि कोई मरने से, भारतीय दर्शन के रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि मरने से कोई मरता भी नहीं। जैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, तुमको लगता है कि तुम इन्हें मार दोगे और ये मर भी जाएंगे, दोनों ही तुम्हारे भ्रम हैं। तो उसने कहा कि जब मरने से हम मरेंगे ही नहीं, और प्रेम जो था वो प्रेम था भी नहीं, तो ना तो चीटिंग हुई और ना सुसाइड करने से कोई फायदा, सुसाइड करने से हम मरने भी वाले नहीं। तो ही केम बैक आउट ऑफ दैट डिलेमा, कहा कि अब हम पूरी तरह से मुक्त हो गए। एग्जैक्टली। कि अब हमें दिमाग ही बदल गया ना, किसी दिमाग में क्लैरिटी Right. आ गई। अब उसे किसी काउंसलिंग की और जरूरत नहीं और है। जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जिसे हम प्रेम समझ बैठे थे, जिसे मृत्यु समझ बैठे थे। अब देखिए यम और नचिकेता के डायलॉग में यही बड़ी बात हो गई। नचिकेता प्रश्न पूछने गए कि क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरता नहीं है, कुछ कहते हैं सदा रहता है, तो आप तो मृत्यु की देवता हैं, आप बताएंगे। तो यम ने उत्तर नहीं दिया, यम ने क्वेश्चन को डिसॉल्व कर दिया। जैसे विटगेस्टाइन कहते हैं ना कि द टास्क ऑफ फिलोसोफर इज नॉट टू आंसर द क्वेश्चन, रादर टू डिसॉल्व द क्वेश्चन। तो वो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया क्वेश्चन। तो फिलॉसफी क्या करता है कि हम जो प्रश्न अपनी समझ से लेके जाते हैं, उन प्रश्नों को डिसॉल्व करता है, वो उसकी जड़ को ही खत्म कर देता है। कि जब प्रश्न पूछने वाला इंसान है, जिसके मन में डिलेमा आ रहा है ना, कि वो रिलेशनशिप को लेकर डिलेमा में है, तो उसे ऐसी क्लैरिटी आ गई कि उसको अपना ही सवाल, अपना ही डिलेमा छोटा लगने लगता है या तुच्छ लगने लगता है कि अरे ये मैं क्या ही सोच रहा था, या ये क्या ही बात हो गई और थी। मैडम एक चीज तो ये है कि जैसे ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग या फिलोसॉफी ये दुनिया से दूर ले जाने की, दुनिया को और खूबसूरत बनाने की विधा है कि आप जब भोजन करेंगे, आप जब प्रेम में होंगे, तो आप जैसा प्रेम करेंगे एक काउंसलिंग के बाद, एक फिलोसॉफिकल डेप्थ के बाद, आपका प्रेम साधारण प्रेम से बहुत गहराई का होगा, बहुत समर्पण का होगा, स्वतंत्रता का होगा। आप किसी की स्वतंत्रता हनन करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका पूरा समर्पण भी होगा, पूरा विश्वास भी होगा। तो इस दुनिया को, और जब बिजनेस में होंगे, जैसे ये डाना जोहर ने कहा कि दिस वर्ल्ड नीड्स स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट कुक्स, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट टीचर्स, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट मास्टर्स, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट ड्राइवर्स। आप देखिए अगर ड्राइवर की कॉन्शियसनेस सही वर्क कर रही है तो एक्सीडेंट लेवल कितना ज्यादा डाउन होगा। सारा तो वही जो ड्रंक ड्राइविंग होती है, वो कॉन्शियसनेस आपका वर्क नहीं करता उस समय, या सो नहीं पाते तो उस समय वर्क नहीं करता। लेकिन अगर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट ड्राइवर होगा, विवेक बुद्धि होगी, तो कठिन मोमेंट्स में निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होगी। बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन, आपने सुना होगा कि कई बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, बहुत सक्सेसफुल लोग कई बार कर लेते हैं। सक्सेसफुल लोग कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ पैसा कमाने से जिंदगी की शांति मिल जाती तो फिर उनको तो दुखी होना ही नहीं, खरीद ही लेते। फिर तो खरीद ही लेते। जी। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वो जिंदगी की खूबसूरती को बताने की कला है। फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जिंदगी को गहराई में आपको एहसास दिलाने की कला है कि जीवन जिया कैसे जाता है। वो वैल्यूज, जीवन की मीनिंग्स ऑफ द लाइफ, दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ये सब कुछ में वो इंक्लूड करना जरूरी है। ये सब कुछ की अवधारणा हमारी बहुत छोटी है। एक आपको स्टेटमेंट दिया ना कि भगवान मेरे पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप इससे समझ जाइए कि जो समझते हैं कि जिनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, वो तो अभी 1% भी नहीं जान पाए, बहुत शुरुआती स्टेज में है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, उस खूबसूरती का पता आपको एक चीज को, बाहर की एक चीज को पा लेने से नहीं हो सकता। बिल्कुल।
और ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर फिलॉसफी को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है कि जो आपको आपके जीवन से, आपकी सक्सेस से या मटीरियलिज्म से दूर ले जाता है। तो मुझे याद है कि एक फिलोसोफर रहे हैं जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते थे, मीजस कोविक। तो मीजस कोविक एक अपने रिसर्च पेपर में लिखते हैं कि उनके पास एक मॉन्क आए, और वो जो मॉन्क आए वो बहुत लंबे समय से, कई सालों से वो मॉन्क थे और 10 साल से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। तो बड़ा ही ताजुब हुआ ये सुन के कि भाई मॉन्क और डिप्रेशन। हाँ, तो उन्होंने उससे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने ना साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत बार ले ली है और कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो बस अब मैं एकदम उस अंत स्टेज पर हूँ जहाँ पे जब इंसान अंत स्टेज पर होता है वो सब कुछ ट्राई करता है। तो वो आते हैं मीजस कोविक के पास और उनसे बात करते हैं, तो उनकी फिलोसफिकल बातें करते हैं, वो डीप क्वेश्चंस। तो जब वो बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि उनके भीतर 2 बिलीफ सिस्टम्स पनप रहे थे। एक बिलीफ सिस्टम था कि उन्होंने संन्यास लिया है, तो उन्हें एक सन्यासी का जीवन जीना है जहाँ पर सब चीज़ों से विरक्ति होनी चाहिए, पैसा, स्टेटस, फेम, इन सब चीज़ों से विरक्ति होनी चाहिए। लेकिन दूसरा, कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा थी, ये बिलीफ सिस्टम था कि क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ संन्यास में रह के किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा थी कि सांसारिक सुख भी लेना चाहिए। क्योंकि जब वो दूसरों की, जब मॉनेस्ट्री में वो थे, वो जो मॉन्क थे वो मॉनेस्ट्री में काम करते थे, तो बड़े स्ट्रेंजर्स की मदद करते थे। वहाँ पे इस चीज़ को बड़ा वर्च्यू माना जाता है कि कोई स्ट्रेंजर है उसकी मदद करी जाए। लेकिन जब भी वो शाम को होते थे तो बड़ा अकेला महसूस करते थे कि कोई है नहीं जिससे वो अपनी बात कर सके, अपनी चीज़ें शेयर कर सके। तो बहुत सारे सेशंस के बाद मीजस कोविक उनको एक सलाह देते हैं कि उनकी बात को समझ के कि आप सांसारिक जीवन में चले जाइए और वहां पे रह के अपने धर्म का पालन कीजिए। राइट। सो दिस सॉल्यूशन इज अ फिलोसॉफिकल सॉल्यूशन। राइट। यहाँ से उनकी सारी जो समस्याएं थी उनका समूल नाश हो गया। राइट। तो वो साइकोलॉजी चेंज करने से कई बार चीजें नहीं होती, कई बार आपको अपना पूरा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ही चेंज करनी पड़ती है। वो कहना चाह रहे हैं कि आप संसार में रह के महात्मा बनिए, महात्मा बन के बिजनेसमैन, संसारी बनेंगे तो फिर यहाँ भी बिजनेस क्रिएट कर देंगे, यहाँ भी संसार बना लेंगे। मतलब आप घर छोड़ के जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो वहां अपना एम्पायर खड़ा कर देंगे। तो वो दुनियादारी शुरू हो जाएगी। तो सर इस वाली कन्वर्सेशन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अब हम इस सेशंस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जो एक फिलोसॉफिकल चैलेंजेस लोगों को महसूस होते हैं, जैसे कि ऑथेंटिक लाइफ के ऊपर हम बात करेंगे, हम लव, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं अलग अलग जिनको लेकर लोगों के मन में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। कुछ मेंटल इश्यूज पे बात करेंगे, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, क्यों और कैसे ठीक होगी, या किस विचारधारा को हम समझ सकते हैं, इन सब इश्यूज पे हम बात करेंगे एज अ सीरीज। हम कोशिश करेंगे कि लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद हम इन सीरीज को लेकर आते रहें। जब भी सर का और मेरा समय मैच कर जाएगा हम एक इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एंड थिंक फिलोसॉफिकली, एक्ट वाइजली। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।